आज हुकूमत पाकिस्तान ने सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर साबित किया कि भारतीय इंटेलिजेंस इस वक्त न सिर्फ कनाडा और अमेरिका बल्कि पाकिस्तान में भी कत्ल गारत फैलाने का मंसूबा और उसकी सरतोड़ कोशिशें कर रही है। आज़ाद कश्मीर की हुर्रियत पसंदों और खालिस्तान के हामी सुखों को निशाना बनाने वाले भारतीय एजेंट अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय एजेंट्स ने हालिया दिनों में 2 पाकिस्तानी शहरियों को कश्मीर की तहरीक आज़ादी से मुंसलिक होने पर निशाना बनाया, जबकि गद्दार पाकिस्तानी शहरी भारतीय साजिश में इस्तेमाल हुए। आज सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी ने डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद के साथ मीडिया को एक गैर मामूली ब्रीफिंग दी और बताया कि सियालकोट और रावलाकोट की मसाजिद के अहाते में हालिया टारगेट किलिंग में भारत मुलव्विस है। उन्होंने एक तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार के पासपोर्ट्स की तफसीलात भी जारी कर दी और बताया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय एजेंट्स के सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका और कनाडा में भी भारत गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी और कत्ल गारत गरी पर भारत का आलमी सतह पर मुहासबा होना चाहिए। बिलाशुबा बीजेपी की रियासती इंतहा पसंदी अब इंटरनेशनल दहशतगर्दी में तब्दील हो चुकी है। हालिया महीनों में अमेरिका में खालिस्तान तहरीक के हामी अमरीकी सिख शहरी के कत्ल की नाकाम भारतीय साजिश का इंकशाफ हुआ था। इससे पहले रॉ के एजेंट्स ने कनाडा में एक गुरुद्वारे में सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया था। भारत की दूसरे मुल्कों में तकरीबी कार्रवाइयों पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मज़म्मत कर चुके हैं। आज पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने यह भी बताया कि वो फ़िलहाल 2 केसेस की तफसीलात शेयर कर रहे हैं और कुछ केसेस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। उनका कहना था कि भारतीय एजेंट्स का मज़ीद कार्रवाइयों में मुलव्विस होना खारिज इम्कान नहीं। याद रहे कि पिछले 1 साल के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से ज़ायद ऐसे पाकिस्तानियों की पुरस्रार टारगेट किलिंग हुई है जो तहरीक आज़ादी कश्मीर या उससे वाबस्ता किसी तंजीम से मुंसलिक रहे। उनके बारे में ख्याल किया जा सकता है कि उन्हें दुश्मन मुल्क के एजेंट्स ने कत्ल किया, क्योंकि भारतीय मीडिया ने बड़े सनसनीखेज अंदाज में इनकी खबरें चलाई। 3 दिन पहले चीन के रियासती मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने यह तहकीकाती रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के मुतअद्दिद शवाहिद मौजूद हैं। यकीनन पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके गिरफ्तार एजेंट और भारत में नेवी का हाजिर अफसर कमांडर कुलभूषण यादव है, जिसने अपने इतराफ़ी बयान में भारतीय साजिशों का पोल खोला था। पाकिस्तान का आज ये बहुत अहम ऐलान, इस हवाले से सबूत शवाहिद दुनिया के सामने रखना। इस मौजूद में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज चौधरी, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अभी हमने 2 केसेस आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम 100% यकीनी अंदाज में बता रहे हैं कि इसमें 2 भारतीय एजेंट्स जो थे किसी थर्ड कंट्री के अंदर, उन्होंने उसको ऑर्केस्ट्रेट किया, प्लान किया और फिर ये असैसिनेशंस हुई। मगर जैसे आपके इल्म में है और अभी हमने उस तमाम चीज़ें दिखाई कि ये एक पैटर्न बन चुका है पाकिस्तान में, और पिछले कम से कम 1 साल के अंदर 10 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी बाकायदा टारगेट किलिंग हुई है, बिल्कुल इन्हीं हालात में जैसे कि इन 2 अफराद की हुई, जिसका भी बाकायदा हमने ऐलान किया है। तो ये जो बाकी किलिंग्स हैं, इसके बारे में क्या क्लू है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के पास, और क्या वो जो ग्रुप है वो ये इनसे कनेक्टेड है या अलहदा ग्रुप जो है वो ये काम कर रहे हैं? जी शुक्रिया कामरान खान साहब, जो आपने फहरिस्त दी, मैंने भी एक फहरिस्त बनाई थी और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दर्जन भर लोग जो हैं एक ही साल में वो उनको मारा जाता है, उनको शहीद किया जाता है और उसके बाद चेस्ट थम्पिंग की जाती है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो फेवरेट चैनल्स में। तो ये यकीनन हिंदुस्तान की तरफ से इतनी मैं समझता हूँ कि मुंह जोर तरीके से ये काम किया जा रहा है कि जिसमें उनको कोई शर्म नहीं कि भाई कोई जिम्मेदार रियासत होना चाहिए। आप एक उभरती मईशत है, आप इतना बड़ा मुल्क हैं और उसके बावजूद आप इस किस्म के काम अगर करते हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी। अब ये सोचने की बात है कि इसमें तो कोई शक नहीं रह गया है कि ये जो कनाडा में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, जो पाकिस्तान में इन्होंने किया, इसके अलावा मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे ममालिक हैं, जल्दी उधर से भी केसेस आएंगे, क्योंकि एक आदत बन गई है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की कि वो ये समझते हैं कि अब चूंकि वो बड़ा मुल्क है तो उनको वो कुछ भी कर लें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अमेरिका की आशीर्वाद की वजह से भी उन्होंने शह पकड़ी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुलभूषण से यादव के वक्त से लेकर अभी तक का जो सिलसिला आया है, इस पे अब पाकिस्तान को बड़ी एक अहम कानूनी कार्रवाई
करनी चाहिए, डोजियर्स खाली नहीं बनाने चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में लेटर रोगेटरी होने चाहिए, विच मीन्स एक मकामी अदालत में आप केस बनाएं और उसके बाद एक कानूनी दस्तावेज तैयार की जाए जो अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ जो इदारे हैं, झैली इदारे हैं, उधर भेजें, इंटरपोल में भेजें और तमाम जो अहम ममालिक हैं। साहब ये बताइएगा कि आज हमने काफ़ी तफसीलात जाहिर कर दी है फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे, लेकिन ये बताएं कि इसे इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो हमारे दोस्त हैं, दूसरे ममालिक हैं, अहम ममालिक, उनके साथ शेयर करेंगे और जो हमारे पास एविडेंस है जो इस वक्त हमने शेयर की है तो दूसरी कंट्रीज़ को हम उससे ज़्यादा एविडेंस देंगे, उससे ज़्यादा कन्विंसिंग अंदाज में साबित करेंगे। और ये भी कहा गया है कि दूसरे केसेस भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और शायद काफ़ी एडवांस स्टेज पे है उनकी इन्वेस्टिगेशंस। जी बिल्कुल, आपकी सही मालूमात हैं और मेरी इसमें थोड़ा इजाफा अगर करूँ तो ये कि इवन उन थर्ड कंट्रीज़ को जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने राब्ता किया है कि जनाब ये आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करके, और बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस किए गए कि वहाँ कोई शख्स पाकिस्तानी अगर कमाता था और वो कहा कि जनाब ये हमसे हमारे पैसे लेकर चला गया है, आप हमारी मदद करें, और किसी एक कंपनी को हायर किया कि आप लोकेट करें, फिर दूसरी को हायर किया कि इसको सर्वेलेंस की जाए, और फिर तीसरी को हायर किया गया कि जाके आप उसको मारें। तो ये ताकि फिंगरप्रिंट्स कहीं मिल ना सके, लेकिन एक लिहाज से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की भी कामयाबी है कि उन्होंने ये सारे सिरे जोड़कर अब एक ऐसा जबरदस्त केस बनाया है कि मेरे ख्याल में इसको अब बैनुल अक़वामी बरादरी में इस्तेमाल करना चाहिए और इससे हिंदुस्तान को भी शर्मिंदा करना चाहिए कि आप जनाब एक तरफ पाकिस्तान के साथ हमसायगी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप हमारे साथ इस तरह का काम जारी रखे हुए, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम दहशतगर्दी करते हैं, तो आप तो स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हुई है कि अब दुनिया को बताया जाए कि जनाब हमारे हमसाये में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज चौधरी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन का रुख करेंगे और जायज़ा लेंगे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तैयारियां किस लेवल पर हैं, PTI को वहां पर कितनी आसानियां हैं और कितनी मुश्किलात। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक। इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी हैं, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं। KPK में भी इंतखाबी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। पिछले 2 इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सूबे में बासानी हुकूमत बना ली थी, मगर इस मरतबा उसे नामसाइद हालात का सामना है। पार्टी से इंतखाबी निशान छिन चुका है और इसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने पर मजबूर हैं। लेकिन तमाम तोड़ फोड़ और गैर एलानिया पाबंदियों के बावजूद KPK में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तादाद किसी भी दूसरी पार्टी से ज़्यादा है। KPK में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें हैं और PTI वो वाहिद जमात है जिसने तमाम नशिस्तों पर आज़ाद हैसियत में ही सही मगर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सूबे में तहरीक इंसाफ का बड़ा मुकाबला मौलाना फजलुर रहमान की JUI से है। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में भी JUI ने PTI को शिकस्त से 2-4 किया था। PTI के बाद सूबे में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार JUI ने ही खड़े किए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कल बुनेर में जलसे से खिताब में पार्टी के साथ होने वाली नाइंसाफियों का शिकवा किया। PTI को मानसरहा में नून लीग और DI खान में JUI से सख्त मुकाबले का इम्कान है। इसके अलावा ज़िला पेशावर में भी शायद PTI को मुश्किलात का सामना करना पड़े, जहाँ पार्टी ने नए चेहरे मुतारिफ कराए हैं। दूसरी जानिब PTI की आला क़यादत में शामिल चंद रहनुमा अब नई जमात और नई इंतखाबी निशान के साथ अपनी पुरानी जमात और उम्मीदवारों की ही मद्दे मुकाबिल होंगे, जिनमें परवेज़ खटक, महमूद खान और ज़ियाउल्लाह बंगिश शामिल है। सियासी माहिरीन के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी भी मैदान में है, मगर उनकी कामयाबी चंद सीटों तक महदूद रहने का इम्कान है, क्योंकि इन तमाम जमातों के दरमियान वोट तकसीम होगा जिसका फ़ायदा PTI को पहुँच सकता है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 45 में से 7 नशिस्तें खाली छोड़ दी हैं, जबकि नून लीग ने 10, ANP ने 11, जमात इस्लामी ने 6 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। इस तरह साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की नौमौलूद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली की सिर्फ 17 और सूबाई असम्बली की 73 नशिस्तों पर टिकट जारी कर सकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद परवेज़ खटक सूबे का अगला वज़ीर आला बनने का दावा कर रहे हैं। PTI के KPK से 2 अहम रहनुमा आज़म सवाती, मुराद सईद इंतखाबी दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ताहम असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, शेराम तरक़ई, कामरान बंगश, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा जैसे रहनुमा अब भी मैदान में मौजूद हैं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा सूरत हाल, इलेक्शन कैंपेन, तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है
जनाब तैमूर सलीम झगड़ा PTI के मुमताज़ सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी और प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बताइएगा ओवरऑल किस बुनियाद पर आपकी कैंपेन जो है वो चल रही है, किस अंदाज से चल रही है? क्योंकि जो हमारे सामने है दूसरे सूबों में तो ये सूरत हाल है कि जाहिर है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है PTI के लिए किसी सूरत से ऑर्गेनाइज इलेक्शन कैंपेन करना। KPK की क्या सूरत हाल है? अस्सलामुअलैकुम कामरान साहब, पहली चीज तो ये है कि मैं पिछले चंद दिनों से कैंपेन कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं अक्टूबर से बेल पे हूँ, हालांकि उसके बावजूद कभी कभी पुलिस का प्यार ज्यादा होता है। तो जो रिस्पांस मैं देख रहा हूँ और जो मैं अपने कॉलीग्स के साथ नोट्स कंपेयर कर रहा हूँ, जो रिस्पांस जनरली है ये मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरा दूसरा इलेक्शन है और मैं अपने चचा के साथ 1993 से इलेक्शंस पे कैंपेन कर रहा हूँ। 2018 में हमें 2/3 अक्सरियत मिली, लेकिन उसके मुकाबले में जो आज रिस्पांस मिल रहा है वो 100% से भी ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि आज कोई भी जमात यहाँ पे PTI का मुकाबला करने के लिए नहीं तैयार। हमारे पास पुराने कैंडिडेट्स भी हैं, हमारे पास बहुत सा फ्रेश ब्लड भी है, हमारे वर्कर्स हैं जिनको टिकट्स मिले। बल्कि हमें चैलेंज यही था कि बहुत से हलकों पे बहुत से उम्मीदवार जो है वो हकदार थे। देखिए, एक ही तरीका हो सकता है PTI को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ना देने का, और वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और जो भी वो करेगा वो सिर्फ कौम और मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कम से कम जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है तो उसमें वोटर्स साफ पूछ रहे हैं। ये बताइए कि भी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया और यही सबसे की बात है कि आपने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई तो PTI हुकूमत बनाएगी एक बार फिर KPK में, और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों ने क्या किया है कि आपके आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ खड़े रहें? वो कि PTI का नाम की कोई जमात नहीं है, वो अपनी पोजीशन को आज़ाद बरकरार रखें, या वो किसी और जमात में शामिल नहीं हो, चाहे वो इख्तिदार के लालच में ना हो, चाहे किसी वजह से ना हो। ये ही सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, और इसको आप कैसे अबूर करेंगे और इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं आपने? कामरान साहब, ऐसे है कि हम सब ने ये मुल्क जोड़ना है। मेरे ख्याल में तकसीम की सियासत बहुत हो गई है। हम जब फील्ड में जाते हैं, अभी मैं अपने कैंपेन से आपके इंटरव्यू के लिए आया हूं, वोटर्स एक तो ये कहते हैं कि आपके आने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमारे दिलों में इमरान खान बसा है, और तीसरी बात वो ये कहते हैं कि हम आपको वोट नहीं दे रहे, हम इमरान खान को दे रहे हैं। आप हिल नहीं सकते। बाद में पूछते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में पूछते हैं। अब पहली तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत बदल रही है, और मुझे ये बता दें कि ये सारे खैबर पख्तूनख्वा में जो 99% वोट सबको इमरान खान के नाम पे मिलेगा, वो किस मुंह के साथ अपनी पार्टी चेंज करेंगे? इसका सबूत आपने पिछले 8 महीनों में भी देख लिया। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के साथ खड़ी रही क्योंकि हमारे वोटर्स हमें कहीं जाने नहीं दे रहे थे। अगर किसी का ख्याल भी था, उसको अवाम से बड़ा क्लियर मैसेज था। जहां तक लीगल या इलेक्शन के बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की बात है, वो इंशाल्लाह हम लेंगे। जमात खत्म नहीं हुई, ये याद रखें, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवाल है कि आया सिंबल लेने पे आजाद हमें लड़ना चाहिए था, या हम तब भी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं सिंबल के बगैर? क्योंकि सिंबल का तो वैसे अगर आप देख लें, मतलब ये कि जो वो वोटर्स होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पार्टी की निशानदेही करने में आसानी हो। अगर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, मुझे 100% यकीन है वो कामयाब नहीं होगी। खटक साहब ये दावा कर ही नहीं सकते जब उनके पास सिर्फ 7 कौमी असेंबली की सीटों पे उम्मीदवार है कि उनकी पार्टी सूबे में किसी पोजीशन पे भी है। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू वजीर आला बनेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अवाम कोई भी और रिजल्ट मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और इसीलिए मेरे ख्याल में जरूरी है कि हम आगे जाने का रास्ता जो है वो ढूंढे मिलके। झगड़ा साहब, पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तान के, सारी ये बताए कि तहरीके जो KPK की आम आवाम है, आम वोटर है, उसको कैसे पता चल रहा है कि PTI का उम्मीदवार कौन है और उस उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है? एक आम वोटर जो है वो उसके लिए कितना आसान है ये जानना कि PTI का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है?
यकीनन कुछ फर्क तो पड़ा होगा। हमसे अगर सिंबल लिया गया था तो इसलिए लिया गया था कि आम वोटर्स में कंफ्यूजन पैदा हो। उसके बावजूद, उसके अलावा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अरेस्ट किया जा रहा है। अकबर अयूब साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। एबटाबाद में हमारे कैंडिडेट्स को अरेस्ट किया गया। 90% आम वोटर्स को पता है। ये 2024 है, 1985 नहीं है। वैसे 1985 आखिरी इलेक्शन था जिसमें इंडिपेंडेंट्स के दरमियान इलेक्शन था। ये जरा वन साइडेड इंडिपेंडेंस का इलेक्शन है, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी से सिंबल लिया गया है, बाकी पार्टियों मगर को मेरा सिंबल सवाल पे बरकरार चढ़ाया है, जाएगा। आपके एक आम वोटर को कैसे पता चलेगा? पता चल रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं कि सबको बहुत आसानी से पता हो कि कैंडिडेट कौन है पीटीआई का और उसका सिंबल क्या है। मैं जब कैंपेन पे जाता हूं तो मैं लोगों से पूछता हूं, बताता नहीं हूं, पूछता हूं। 99% लोगों को पता है, क्योंकि लोगों के इमोशंस इस हद तक पहुंच गए हैं। वो सोशल मीडिया को खुद देख रहे हैं, वो जो पब्लिसिटी है उसको खुद देख रहे हैं, वो दोस्तों से पूछ रहे हैं। ये 2024 है, सोशल मीडिया का जमाना है। आखिरी 3-4 दिन में सोशल मीडिया इंटरनेट बंद भी कर दे, जो आजकल जो है वो आईटी मिनिस्टर की स्पेशलिटी लग रही है, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। काम हो चुका है। जो एक चैलेंज है जो मेरे पेशावर में तो हमने 100% सॉल्व कर दिया, वो ये है कि 2 कैंडिडेट्स एक दूसरे के सामने ना खड़े हो, और वो जहां जहां पे है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 99 नहीं तो 95% सीट्स पे वो हो गया है, और वहां से फिर अवाम के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सारे वर्कर्स से जो है वो मैसेज एक जाता है। याद रखिए कि यहाँ पे सारी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, सिर्फ वर्कर्स वोट नहीं मांग रहे। अवाम जो है वो खुद से पूछ रहे हैं कि इमरान खान का कैंडिडेट कौन है, उसका सबूत क्या है, और वो जब उनको यकीन हो जाता है तो वो जो है वो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल इंशाल्लाह इसमें नहीं होगी। और बाकी फिर जाहिर है कि इलेक्शन के दिन बड़ी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। लोगों को, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, घरों से लाया जाता है, उनको फीड किया जाता है, और फिर पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। पूरा एक निज़ाम चाहिए होता है जिसमें कि हज़ारों आपको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। उसकी तैयारी है आपकी? जी है, और बातें सुनने में भी आ रही हैं कि उसमें मुश्किलात जो है वो पेश हो जाएंगी, पोलिंग एजेंट्स गायब हो जाएंगे। वैसे हमने एक अंदाजा लगाया है कितने लोगों को आप गायब करेंगे या कितनी मुश्किलात आप पैदा करेंगे। ये जो 8-9 महीने हमने गुजारे हैं, और हम कोशिश बार बार ये कर रहे हैं कि मुल्क इस पॉलिटिकल क्राइसिस से आगे जाए, वो मेरे ख्याल में सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे हमारे पोलिंग एजेंट्स कहीं पे ना होना, मुझे यकीन है कि दिल से ये बाकी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स भी एक्चुअली ये दुआ कर रहे होंगे कि पीटीआई का जो है वो कैंडिडेट वो आगे चला जाए। हमें कहीं पे पुलिस रोक देती है। मैं मजाक में उन्हें कहता हूं, यार आजकल तो पता भी नहीं चलता कि पुलिस रोक रही है अपनी ड्यूटी करने के लिए या हमें गायब करने के लिए। तो जब उन्हें पता चलता है कि पीटीआई का कैंडिडेट होता है तो उनकी आंखों में खुशी आ जाती है। इसीलिए तो जो ये ऊपर से जुल्म कर रहे हैं, आईजी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, या सीनियर अफसरान हो गए, जिनका काम है इम्पार्शल रहना, वो अपने इदारों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंपैथी डेवलप हो गई है। सबको पता चल जाता है कि नाइंसाफी कौन कर रहा है और नाइंसाफी किसके साथ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तैमूर सलीम झगड़ा हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे, पीटीआई के मुमताज सीनियर रहनुमा। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद हेडलाइंस, और फिर हम वापस आते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ निगरां हुकूमत की रुखसती का काउंटडाउन भी जारी है। निगरां हुकूमत ने SIFC के तहत बेशक ठोस बुनियादों पर मईशत खड़ी करने के लिए बड़े अच्छे इस्लाहाती मंसूबे भी बनाए और काफ़ी अमली इक़दाम किए, मगर निगरानों के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। निगरां हुकूमत ने FBR में इस्लाहात करने, एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी लाने, PIS अवैध खसारे में चलने वाली कॉरपोरेशंस की निचकारी, सनतों को सस्ती बिजली फराहमी और ज़रूरी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी का रोड मैप तो तैयार कर लिया है, लेकिन ये बड़े बड़े इस्लाहाती पहाड़ सर करना अभी बाकी हैं। निगरां हुकूमत की माशी टीम में डॉक्टर शमशाद अख्तर, गौहर एजाज, मोहम्मद अली जैसे प्रोफेसर और गैर मुतनाज़ा वज़ीर शामिल है, मगर लगता है कि इन माहिरीन की माशी इस्लाहात को मुबैना तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत और रुकावटों का सामना है। हैरान कुन सवाल तो ये भी है कि क्या वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने SIFC के आगे बंद बांधने शुरू कर दिए हैं।
FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की और SIFC और वजारत ख़जाना से मंजूरी के बावजूद परसों वफाकी काबीना में तौसीक नहीं हो पाई और अब वफाकी वज़रा की कमेटी अगले 72 घंटे में FBR में इस्लाहात पर अपनी हतमी सिफारिशात काबीना में पेश करेगी। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर FBR में रीस्ट्रक्चरिंग तक के लिए बहुत पुरज़म हैं। हमें इंटरव्यू में उन्होंने FBR में इस्लाहात का बुनियादी खाका पेश किया था। निगरां हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे में एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्ज़ों को लगाम देना भी सर फहरिस्त है और एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट 5,900 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं, जिनमें 2,900 अरब बिजली और पेट्रोलियम के शोबे का गर्दिशी कर्जा है और 3,000 अरब रुपए का नाकाबिल यकीन गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है। हमें निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली गर्दिशी कर्ज़ों के जंजाल से निकलने की काबिल अमल तजावीज़ बता चुके हैं। अहम बात यह भी है कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज़ों का 44% हिस्सा डिस्कोस की नाअहली की वजह से है। पाकिस्तान में डिस्कोस के औसतन लाइन लॉसेस 19% से ज़्यादा है, जिनमें पेशावर की पेस्को और सक्कर की सेस्को के 37% तक नुकसानात हैं। निगरां दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक की रीसेल में रुकावट बनने वाले मसाइल तो हल हो गए, लेकिन डिस्कोस को प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले करने का कज़िया आज भी हल तलब है। यकीनन पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम सनती तरक्की के बगैर नामुमकिन है, जबकि हमारे एक्सपोर्टर्स खित्ते में बिजली की कीमतों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सनतों को बिजली के मसाबती रेट्स देने के लिए SIFC ने बिजली का टैरिफ 16 सेंट से कम करके 9 सेंट फी यूनिट करने का फैसला किया था। बहुत बड़ा फैसला था, मगर इस पूरे प्लान पर अमल दरामद होना बाकी है और निगरां हुकूमत की रुखसती के दिन करीब आ रहे हैं। निगरां वज़ीर सनत तिजारत व दाखिला जनाब गौहर एजाज ने हमें इंटरव्यू में बताया था कि सनतों को सस्ती बिजली की फराहमी मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए लाजिम व मलजूम है, लेकिन अभी फ़िलहाल सनतों के लिए ये सस्ती बिजली फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल तैयार है और अवेलेबल है और ये मनसूबा अभी IMF के पास अप्रूवल के लिए मौजूद है। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हमेशा से एक मुश्किल और गैर मकबूल मौजू रहा है। निगरां हुकूमत ने बीमार कौमी इदारों में इस्लाहात या उनकी प्राइवेटाइजेशन को यकीनी बनाने के इक़दाम तो किए। PIA, स्टील मिल्स, रेलवे और बिजली की डिस्को समेत मुतअद्दिद इदारों की निजकारी की वर्किंग का आगाज़ किया गया। प्राइवेटाइजेशन के मसाइल हल करने के लिए नए रूल्स की मंजूरी दी गई। प्राइवेटाइजेशन को अदालतों में चैलेंज करने की रिवायत के खिलाफ सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने फरवरी 2024 तक PIA में भरपूर इस्लाहात का इआदा भी किया और निगरां वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने हमें इंटरव्यू में हुकूमती प्रायोरिटीज़ का अहाता किया। ताहम PIA की निजकारी में प्राइवेटाइजेशन में हतमी पेशरफ्त अभी फ़िलहाल नहीं है। गोया सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ही नहीं, हुकूमत जाने में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। प्राइवेटाइजेशन ही नहीं बल्कि मुल्क में कॉर्पोरेट फार्मिंग, ज़राई इनकलाब के ख्वाब की ताबीर मिलना बाकी है। ज़राअत में बैरूनी सरमाएकारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है उसका मरबूत और भरपूर निज़ाम बनना है और जिसके जो बाकी अट्रैक्टिव हो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं उसके साथ हल होने हैं और फिर ये कि शराकत दारी के क्या नुकात होंगे, किस तरह की वो डील्स होंगी, ये सारा काम अभी बाकी है। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बहुत कम वक्त रह गया है, मुकाबला बहुत सख्त है। बहुत एम्बिशियस प्लान था पाकिस्तान की माशी तरक्की का, लेकिन बहरहाल देखते ये है कि क्या जो ब्यूरोक्रेसी का ये रेड टेप था या जो इसने बंद बांधा SIFC के सामने, उसके मनसूबों के सामने, वो कामयाब रहती है या पाकिस्तान। बहरहाल इस मौजू में बात करते हैं, इसकी मज़ीद तफसीली मालूमात हम लेंगे। पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी इकनॉमिक अफेयर्स जनाब शहबाज राना हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जनाब आबिद क़य्यूम सुलैरी इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के और ये बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है ख़ास तौर पे तमाम मामलात के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। ये बताइएगा कि बहुत सारे मंसूबे शुरू हुए, बहुत एम्बिशियस प्लान थे और ऑब्वियसली ये सारे वो प्लान्स हैं जिसमें एक पे भी किसी को इतराज़ नहीं हो सकता, मगर हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक कि कोई बिल्कुल सक्सेसफुल जिसकी कंप्लीशन हो जाए, ये सारे एम्बिशियस प्लान जो है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए नज़र आ रहे हैं और अब वक्त बहुत कम रह गया है। कितना एहसास है निगरान हुकूमत को कि ये उसके सारे मेक और ब्रेक प्लान्स जो हैं ये तकमील तक पहुँचे अगले 2 हफ्ते में, और आपकी क्या इसमें उम्मीदें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जितनी भी आपने चीज़ें अभी मेंशन की हैं अपने इब्तदाइया में, जिसमें PIA की प्राइवेटाइजेशन हो, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग उसकी तंजीमें ना हो, और तीसरा जो सर्कुलर डेट प्लान, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के वो जो 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं उनकी निशानदेही करते हैं। तो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ने इन 3 इश्यूज़ को पिक किया
और इसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पास लेके गए, तो इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का बिल्कुल इदराक था कि ये क्या पाकिस्तान के मसाइल और उनका क्या सलूशन है। लेकिन मसला जो आ जाता है वो इस चीज़ के ऊपर आ जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स की जो प्लानिंग थी और उसका जो ख़ास तौर पर इन इश्यूज़ को डील करने में जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी था इन मामलात को देखने के लिए। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन लें, अगर हम स्टार्ट ले लें आपके इसके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तंजीम नौ की एक्सरसाइज के साथ, तो इसका जो एजेंडा था, इसका जो मकसद था, और जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसकी जो नीड जितनी कल थी उतनी आज है और आइंदा भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वफाकी काबीना में भी ये प्लान अप्रूव नहीं हुआ और एक काबीना की सब कमेटी बन गई। पहले तो हम सिर्फ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को इसका ब्लेम कर रहे थे। मसला ये आ गया कि ये ज़्यादातर प्लान्स बनाए गए कुछ चंद अफराद ने मिलकर, और जिसमें जो ब्रॉडर स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तंजीम नौ करने जा रहे हैं और आपको पता है कि इसके 6 कवानीन मौजूद हैं, इसके 6 सेट ऑफ रूल्स हैं, फिर रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, कोई 12-13 चीज़ें तो मैंने आपको भी गिनवा दी हैं, ये आपने चेंज करने हैं या उसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, एक भी आपने लाइन उसमें चेंज करनी है, तो आपको लॉ डिवीजन की उसमें ज़रूरत पड़नी थी, लॉ डिवीजन कंसल्ट नहीं हुई। फिर इसी तरीके से आपके जो दूसरी चीज़ें थी, अगर आपने कुछ नया एक स्ट्रक्चर आप अप्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक नई पूरी कानून साजी की ज़रूरत थी, उसके लिए लॉ डिवीजन को कंसल्ट नहीं किया गया। तो जब ये प्लान विद ऑल गुड इंटेंशंस, अच्छा, इसका बुनियाद देखिए, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और आई एम श्योर कि ये अब आप आगे जाएंगे PIA की बात करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे तो फिर आप ये जो हमारा सर्कुलर डेट के मामलात हैं, फिर डिस्कोर्स के मामलात हैं, इसी लेवल की जो मसाइल हैं वो आप उनको हाईलाइट करेंगे, मैं एस्यूम कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि वक्त का मैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरैश साहब ये बताइए कि एक चीज़ जो सबसे बुनियादी कही थी शहबाज राणा साहब ने, वो ये कि ये तैयारी नहीं थी हमारी SIFC की, और ये इनके पास इसके हवाले से प्रॉपर ये इक्विप्ड नहीं थे कि इन मसलों को कैसे हल करना है। चले, ये तो 6 महीने की गवर्नमेंट थी, ये हमारे मसले तो 70 साल के हैं। इससे पहले तो 16 माह में ज़बरदस्त जमहूरी हुकूमत थी ना, पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, सब मिलके की थी। उन्होंने क्यों नहीं कर ली ये FBR की रीस्ट्रक्चरिंग? वहाँ पे तो पार्लियामेंट भी थी, वहाँ पे PIA की प्राइवेटाइजेशन में क्यों नहीं इनिशिएटिव ले लिया? क्यों डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन का इनिशिएटिव नहीं ले लिया? क्यों ये सारे मसाइल का इनिशिएटिव नहीं ले लिया? आखिर हम पाकिस्तानी कब तक ये सहते रहेंगे? अब एक फिर आ जाएगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कह देगी कि जी कि हमारे सामने पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी है, आर्मी भी नहीं करवा पाएगी ये तमाम चीज़ें, तो आखिर ये होगा क्या आपके नज़दीक? बताइए ना, इतना बड़ा ये एम्बिशियस प्लान है, पाकिस्तान का मेक और ब्रेक प्लान है, मगर एक कदम अब ये अगर ये मुकम्मल नहीं होता तो ये तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। सुलैरी साहब। जी खान साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारा कुछ जो है, ये नहीं कि SIFC या निगरान हुकूमत हर चीज़ पे नाकाम रही, हमें थोड़ी सी उनकी कामयाबियां भी देखना होंगी। डॉलर की कीमत को जुलाई में वो जहां पहुंच गई थी और फिर सितंबर में उसको दोबारा से 280 की रेंज बेपनाह कामयाबी है। सुलैरी साहब, ये हम नहीं कह रहे कि SIFC मुकम्मल नाकाम हो गई। जो मामलात पाकिस्तान के मेक और ब्रेक जो उठाए थे और उसमें उनका कोई कसूर नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह के एतराज़ात तो ये ब्यूरोक्रेसी कभी होने ही नहीं देगी, किसी सूरत में नहीं होने देगी। तो बारह इनको बिल्डोज करना है ना, ताकि ये पाकिस्तान का मेक प्लान जो है आगे बढ़ सके। जी, तो ये वन लाइनर के साथ कि उसमें कुछ कामयाबियां भी हासिल की और स्ट्रक्चर बेंचमार्क जो SPA है उसको रिव्यू कंप्लीट किया सक्सेसफुली। अब आपके पास जो 2-3 चीजें FPR में, PIA में और ये डिस्कोर्स में जो लेसन लर्न होता है वो ये है कि आपको इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करना और उनको साथ लेके चलना है। आने वाली हुकूमत के लिए, जैसे आपने शमशाद अख्तर साहबा का अभी एक बाइट सुनवाया, साउंड बाइट, कि उनके लिए एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो गया, खा वो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, वो FBR में रिफॉर्म्स का मामला है या वो डिस्कोर्स का मामला है। और यकीनन अब नई हुकूमत जो है उसको देखना होगा कि वो कैसे एक सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो लेके आती है ब्यूरोक्रेसी का अपने साथ, जो कि ये सारा कुछ इसको करवा सके। PDM का फेलियर जो है उसमें मैं समझता हूँ कि जो PDM की हुकूमत के अंदर इंटरनल बिकरिंग थी और विद इन जो एक मेजर पार्टी PMLN के अंदर जो एक मेजर रिफ्ट आ गई थी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, वो एक हम उसको मूजब करार दे सकते हैं बहुत सी चीज़ों का, जो कि PDM हुकूमत के पास जो कि
एक वीक अपोजिशन उस वक्त पार्लियामेंट में थी और बहुत सी चीजें वो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। अब गोइंग फॉरवर्ड देखना ये होगा कि आईएमएफ के साथ एंगेज होना है आती ही हुकूमत को, इस करंट आईएमएफ प्रोग्राम का जो रिव्यू करवाना है, और उसी में अगले प्रोग्राम की जो है वो फाउंडेशन भी तय पा जाएगी। और आई एम श्योर कि इसमें से बहुत सी चीजें जो कि एजेंडा केयरटेकर हुकूमत ने उठाया था, ये अगले आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। अगर इसमें कुछ प्रोग्रेस अभी हो जाती तो शायद अगली हुकूमत के लिए आसानी होती, लेकिन अब अगली हुकूमत को ही इस पे अमल दरामद करना तो शहबाज होगा। साहब ये बताइएगा कि इट्स नॉट ऑल ओवर एज येट, जैसे आपने बताया कि कैबिनेट की सब कमेटी एफबीआर की इसको देखेगी, ये जो अभी जो मसाइल सामने आए हैं। दूसरी जानिब प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी जाहिर है कि इतना बड़ा डेट है पीआईए पे, उसको सेटल करना है और अभी भी आई अंडरस्टैंड के सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। और फिर ये जो बहरहाल ये जो हमारा 9 सेंट वाला मामला है और ये जो सर्कुलर डेट वाला जो प्लान है, ये अब IMF के रिव्यू के लिए जा रहा है। बहरहाल डिस्कोर्स के हवाले से आज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर की कोई बड़ी मीटिंग भी हुई है। क्या इनमें से कोई चीज़ ये दे सकेंगे एज ए ट्रॉफी कि ये हमने करा दिया, चले ये FBR की या ये PIA की या इन तमाम मामलात में, या ये सारे आपको क्या लग रहा है इस वक्त के क्या अगले 15 दिन में इनमें से कोई चीज़ हो जाएगी? कामरान खान साहब, ये तीनों जो बड़े सब्जेक्शन, इन तीनों के ऊपर जो प्रोग्रेस है वो एक जैसी नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस स्टेज के ऊपर है। FBR का मसला ये है कि ये सबसे ड्रास्टिक चीज़ थी और इसमें सबसे कम कंसल्टेशन हुई, और वो जो सब कमेटी भी थी उसने अपनी कंसल्टेशंस कंप्लीट कर ली हैं। और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक डिटेल स्टोरी कर रहा हूँ जो कल अखबार में छपेगी। आई कैन टेल यू नाउ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सीरियस कमेंट्स थे उसके ऊपर वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर के आए हैं और लॉ मिनिस्टर के आए हुए हैं कि ये आप क्या किया, कैसे किया और कैसे बेहतर हो सकता था। ये तो होगी FBR की कहानी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है कि जो 1268 अरब रुपया सेटलमेंट की बात हो रही है, और ये प्लान मैंने खुद देखा है, ये प्लान काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। उसमें जो चीज़ मुझे एक अच्छी लगी वो ये थी कि मुझे लग रहा था कि मोहम्मद अली जो मिनिस्टर उन्होंने काम किया हुआ है, बिकॉज ही वॉज द सेक्टर एक्सपर्ट। उन्होंने जो आपको याद है कि IPP की रिपोर्ट में काम किया हुआ है, इससे पहले भी उनका एक्सपीरियंस SACP में भी रहे हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट को जानते थे, उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ा है। तो अगर वो चीज़ अगर रुकती है, नहीं अप्रूव होती, तो उसमें प्लान की खामी मैं नहीं कहूँगा। उसमें जो चीज़ पकड़ने वाली होगी, इनके पास टाइम कम था। वो चीज़ उन्होंने मैच्योर करके IMF की गोद में फेंक देंगे। IMF अगर उसको इंडोर्स कर देता है तो अगली हुकूमत उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। अगर ये नहीं कर पाते, हो सकता है ये कर ले अगर IMF अप्रूवल देता है। उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते FBR की रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के साथ। अब आ जाइए प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी फवाद हसन फवाद ने पिछले 3 माह में जितना काम किया है, मैं नहीं समझता कि कोई और मिनिस्टर होता तो वो 6 माह में भी कर सकता। चीज़ें वो भी बहुत फास्ट पेस के ऊपर लेके गए हैं। लेकिन मसला ये आ जाता है कि कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट। एक अगर जो प्राइवेटाइजेशन का कानून है उसके तहत एक आपने कोई इदारा बेचना है तो उसके लिए 462 दिन चाहिए ऑन एन एवरेज। ठीक है, इसमें अगर किसी कानून में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ और आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले दिन फवाद साहब को बता दिया था, आपके एम्बिशन ठीक है, आप करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, यू हैव द एक्सपर्टीज, बट आप 462 दिन को कितना काट लेंगे? तो एक हद तक आप उन नंबर को काट सकते हैं ना, और वही हुआ है। उसमें जो इफ्स एंड बट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो जिसने एक चीज़ ख़त्म की, जो राइट एक्सपर्टीज़ थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन में, टैक्स नॉट टैक्स, दूसरे जो कंसल्टेंट्स लीगल होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मौजूद नहीं है। उस खामी को पूरा करने के लिए फवाद साहब अपने 2 ट्रस्टवर्दी जो उनके लोग थे, जावाद पॉल साहब को और एक उस्मान बाजवा साहब को एज 2 सेक्रेटरीज वहाँ पे लेके आए। लेकिन एक सेक्रेटरी ने जो सेक्टर एक्सपर्ट होता है उसका काम नहीं करना होता। इसके साथ ही जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, जहाँ पे मैं वजारत खजाना का व्यू समझता हूँ ठीक है, उस कर्जे को वो कैसे पब्लिक डेट का हिस्सा बना ले, उसके ऊपर अब जो पॉइंट ऑफ डिसेंटिंग है वो ये है कि वो जो खासतौर पर कमर्शियल बैंकों का 281 अरब रुपया PIA ने वापस करना है, उसके ऊपर झगड़ा ये है कि जो बैंक्स हैं वो मांग रहे हैं 16.6% फिक्स कॉस्ट, जिसके ऊपर आप अगर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ना भी डालें सूद का, तो 5 साल का 231 अरब रुपये सिर्फ सूद बनता है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रही है कि मैंने देना उसको 10.2%।
ठीक है, वो कोई 146 अरब रुपया बनता है बगैर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसने अपना वक्त लेना होता है, वक्त इनके पास नहीं था। फिर जैसे मैंने बोला कि 2 जगहों पे मुझे तैयारी ठीक लगी, एक जगह पे मुझे तैयारी ठीक नहीं लगी। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप सामने देखें, आई गेस के सबसे बुनियादी बात ये लग रही है कि SIFC को ये अंदाज़ा नहीं था जब उसने अंडरटेक किया ये मिशन PIA का या FBR का या तमाम चीज़ों का, कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। 462 ये, इसके ऊपर फिर 462 पे मजीद एक्सटेंशन, 864 और फिर 900, और फिर इसी तरह से पाकिस्तान के तो हमने देखा ना, ये 10 साल गुजर गए, ये तीनों काम वैसे ही हो रहे हैं। 10 साल से 15 साल से इस पे काम हो रहा है। ये SOEs पे मैंने जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मैंने उस पे उस वक्त शो किए थे, आज भी शो कर रहा हूँ इन तमाम चीज़ों पे। और यही गुफ्तगू, ये जब आप फरमा रहे हैं हर दफ़ा की ये गुफ्तगू, तो सुलैडी साहब अब क्या होगा इसमें आगे चल के? ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर आ जाएगी एक डेमोक्रेटिक कोalition गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो हमारे SIFC के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह हुई जिसमें हमें मैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तवक्को थी, उसका भी एक फ्रेमवर्क बनना था, उसका एक सॉलिड निज़ाम बनना था, मजबूत निज़ाम बनना था, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें तय होनी होती है। इस हवाले से कोई आपके इल्म में है कि कुछ चीज़ सामने आई? क्योंकि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अभी प्रॉपर इसमें आई नहीं है। देखिए, इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक पॉलिटिकल विल या एक सेंट्रलाइज्ड जो डिसीजन मेकिंग है उससे डिसीजन तो कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम का जो रफ्तार है वो तभी तेज होती है जब सिस्टम को ये पता होता है कि ये जो सेटअप है ये कुछ अर्सा चलेगा। मसलन अगर आपके पास 2-3 महीने और होते तो क्या ब्यूरोक्रेसी जो थी वो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग को रेजिस्ट कर सकती थी? यकीनन नहीं कर सकती थी। लेकिन अब चूंकि उन्हें पता है कि सिर्फ 15 दिन की मेहमान है हुकूमत, तो 15 दिन किसी तरीके से अगर डिले हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद आने वाले माइंड यू सुलैडी साहब, आपके इल्म में है ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इस प्लान को डिसमिस कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से रजा रब्बानी साहब ने बयान दे दिया है, इरफान सिद्दीकी साहब ने नून लीग की जानिब से। तो पहले सुन ले कि आगे होने वाला क्या है। ये प्लान तो गया ऑलरेडी जी, तो ये प्लान तो ऑलरेडी आपका चला गया, लेकिन अब ये देखना है कि IMF जो है उसके साथ क्या नेगोशिएट करती है हुकूमत, क्योंकि जाहिर है कि जो टैक्स बेस को बढ़ाना और जो नॉन टैक्स सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए उनको लाने के लिए कोई ना कोई तो आने वाली हुकूमत अपना कोई प्लान जो है वो पेश कर रही होगी। जो पावर सेक्टर पे जो शहबाज का तजिया है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। ये जो इंट्रा गवर्नमेंटल जो डेट है और इंट्रा मिनिस्ट्री डेट है, इस पे काफी हद तक पेशरफ्त हो जाएगी और अगली हुकूमत इसको कर पाएगी। जो आपने कारपोरेट फार्मिंग का सवाल उठाया, वहां पे मेरा ख्याल है कि इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो जमीन है वो प्रोविंशियल हुकूमतों की है, वो प्रोविंशियल डोमेन में आती है। वफाकी हुकूमत जो है उसके पास यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री तो है, SIFC वफाक में बैठ के एक ओवरआर्चिंग डिसीजन तो कर सकती है, लेकिन जैसा आपने देखा था जो एक पहले हुआ कि एक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया था जब SIFC एक एक्सपेरिमेंटल पंजाब में करना चाह रही थी। तो ये जब तक आपका वफाक का और सूबों के आपस में मामला जो हैं वो तय नहीं होंगे, ये प्लान जो है, प्लान पे आप कह सकते हैं कि बड़ा सॉलिड है। हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग, डिजिटलाइज्ड फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ लेके आना है, लेकिन इसकी निटी ग्रिटी जो है वो तभी मुमकिन हो पाएगी जबकि यही मैंने अर्ज किया ना सर, यही मैंने अर्ज किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, जैसे आपने बताया स्मगलिंग थोड़ी कम हो गई तो डॉलर को वो हो गया, तो डॉलर स्पेकुलेशन और डॉलराइजेशन को कुछ ब्रेक लगे, कुछ ये एक्सचेंज का प्लीज वगैरह का मामला, कुछ गोल्ड के, कोई इस तरह के मामला जो है वो हमने कुछ संभाले। लेकिन जो टेंजिबल, जो सॉलिड चीज़ें होनी थी वो तो वहीं की वहीं खड़ी है ना। और शहबाज राणा साहब ये बताइए कि क्या हमें पता है कि 15 दिन बाद जो इलेक्शन हो रहा है तो नून लीग का प्लान क्या है? हमने तो कोई मैनिफेस्टो नहीं देखा आज तक। ये अभी 14 दिन रह गए खाली, ये कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है जिसका कि 15 दिन बाद इलेक्शन खड़ा है। और जो पीपल्स पार्टी का प्लान है उसमें है 300 यूनिट बिजली गायब हो जाएगी, उसमें 50 लाख फिर घर बन जाएंगे, फिर वही कहानी शुरू। फॉर गॉड से कि ये है फॉर्मूला, ये है रोड मैप इन तमाम पहाड़ी मसलों के हल का, शहबाज राणा साहब? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा कामरान खान से ब्रीफली कमेंट करूंगा SIFC की वर्किंग के ऊपर। देखिए SIFC को कैसे उलझाया गया, मेरा ख्याल SIFC को इसकी शुरू में समझ नहीं आई।
कामरान खान साहब, पाकिस्तान का हर जो मसला था उस मसले को SIFC के ऊपर डाल दिया गया। SIFC का जो ओरिजिनल मैंडेट था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आना था, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे काम भी किए, चीज़ों को उन्होंने एक प्रोसेस के अंदर डाल दिया। अगर वो मेच्योर नहीं भी हुई तो SIFC तो खैर कहीं नहीं जा रही ना, वो तो मौजूद रहेगी। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म भी हो जाती है तो SIFC को ऐसे ब्यूरोक्रेसी ने उलझाया कि जो इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसकी गैस पाइपलाइन की जो स्कीम है वो SIFC पे जा रही है। रावलपिंडी को अगर पानी की सप्लाई चाहिए वो SIFC में जा रही है। कोई और मसला है तो SIFC में जा रहा है। तो उसकी प्लेट में इतना कुछ डाल दिया कि उसको समझ नहीं आ रही मैंने उठाना क्या और खाना क्या है। तो यही तो तरकीब थी, यही तो तरकीब थी। तो ये उनको समझ नहीं उस वक्त आई। यही तो होती है ब्यूरोक्रेसी कि ये तो देखिए ये तो उनको समझना चाहिए था ना। और जो लोग इसके ऊपर सिंसियरली लिख रहे थे उनकी बात सुन लेते कि आपको कैसे उलझाया जा रहा है। और ये वहां से SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि खुदारा हर चीज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ना लेके आए, लेकिन फिर पहुंच जाती थी क्योंकि उसको चला तो पीछे से ब्यूरोक्रेसी रही थी। अगर उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर एक जनरल भी थे, बाकी सारा स्ट्रक्चर तो यहाँ से फेडरल सेक्रेटेरिएट दे रहा था उसको। कमिंग टू दी PMLN पॉइंट, देखिए PMLN का एक्सपेक्टेड तो यही है कि 27 जनवरी को उनका अनाउंस हो जाएगा। अब हो ना हो एक ही बात है, लेकिन उसमें जो 2-3 चीज़ें अभी आपके सामने आ चुकी हैं जिससे आपको माइंड सेट का पता चल जाता है। नंबर 1, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं टैक्स एमनेस्टी दे दूंगा। आपको समझ आ गई क्या होगा। नंबर 2, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो जलसा था एक, जिसमें मियाँ साहब भी शरीक हुए पिछले हफ्ते, बिलावल भुट्टो ने कहा था 300 यूनिट्स का, उन्होंने फरमा दिया कि मैं 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देंगे। तो इनका माइंडसेट वही है कि बजट की परवाह किए बगैर कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है, पर्स खोल दो, दबा के खर्चा करो और कोई किसी से भी टैक्स लेने की बात ना करो, कोई कंसोलिडेशन की बात ना करो, कोई चीजों को संभालने की बात ना करो। इसलिए आबिद क़य्यूम सुरैनी साहब के मैं इतना एजिटेटेड फील कर रहा हूँ, इतना मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ कि ये मौका आया था, आपको कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल इजाज़त देकर गई थी PDM की हुकूमत, और ये 6 महीने भी हमारे गुजर गए, 15 दिन रह गए और ये कुछ नहीं हुआ। और आगे क्या होने वाला इसकी झलक अभी आपने सुन ली शहबाज राना साहब ने, और आपको भी उतना ही पता है जितना हमें पता है कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन जो मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो मुझे जहन में बहुत क्लैरिटी है। कोई भी इस वक्त सियासी जमात आती है, मैनिफेस्टो अगर तो उनको IMF के बगैर चल सकते हैं तो फिर तो मैनिफेस्टो दें, अगर उनको IMF के साथ आना है तो फिर वही मैनिफेस्टो है जो कि IMF के साथ नेगोशिएशन में होगा। और ये जो तीनों इश्यूज आपने उठाए प्रोग्राम की इब्तिदा में, ये IMF इसको उठाएगी, उसके बगैर आपका अगला प्रोग्राम नहीं होगा। और अगर इसमें ताखीर हुई तो फिर IMF इसमें डेट स्ट्रक्चरिंग वाला पॉइंट जो है वो भी ला सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई तकलीफ दे होगा। तो इस वक्त जो भी पार्टी जो है वो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं कर रही या इन इश्यूज पे अपनी जुबान नहीं खोल रही, मेरा ख्याल है कि वो बेहतर कर रही है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हुकूमत बनाने के बाद उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, जो डिफिकल्ट फैसले करने हैं वो क्या होंगे। तो बजाय इसके कि आज वो जलसों में, ये कि बिजली वाले यूनिट पे तो चले हो गया, लेकिन बाकी चीज़ों पे हमें अच्छी तरह से पता है। और डार साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम जो हैं वो मुझे हुक्म देंगे तो हम अगले दिन ही IMF के पास चले जाएंगे। तो आपको एक ग्रीन सिग्नल वहां से मिलता नजर आया PMLN की तरफ से भी। अच्छा, वेरी क्विकली शहबाज साहब, डार साहब ही होंगे फाइनेंस मिनिस्टर अगर नून लीग लेड कोalition बनती है तो? वेरी क्विकली क्या आपका अंदाजा है? कामरान खान साहब, ये सियासी सवाल है। पहले मैंने एक सियासी खबर की थी कि डार से वजीर आजम बन रहे हैं, तो उनका गिला अभी तक मेरे पे है। बट इसका जो आंसर है वेरी क्विकली ये देखना पड़ेगा कि वजीर आजम कौन है। अगर तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं तो हो सकता है फिर डार साहब ही उनके फाइनेंस मिनिस्टर हो। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, अब इलेक्शन का भी पता आउटकम क्या होता है क्या नहीं होता वो तो हमें नहीं पता, बट शहबाज शरीफ साहब हैं तो फिर कौन होगा वो भी देखने वाली बात है। मोर इंपॉर्टेंटली क्या इसहाक डार साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आना चाहेंगे अलॉन्ग विद द पोर्टफोलियो ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर वो चेयरमैन सेनेट की ख्वाहिश करेंगे, तो इसके ऊपर भी अभी पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं है। एक चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि इंटरनल ये डिस्कशन हो रही हैं कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब होते हैं या नहीं होते, दोनों बातें हो रही हैं। अगर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो क्या उनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या तारिक बाजवा साहब जो है पहले SAPM थे उनको वापस लाया जाएगा किसी पोजीशन में, या बिलाल कियानी को कोई पोजीशन मिल जाती है अगर वो जीत के आ जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी इसके अंदर इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहबाज राना, जनाब आबिद क़य्यूम सुलैनी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कल बहुत ही गैर मामूली एंगेजमेंट की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तकरीबन 2000 से ज़ायद नौजवानों से और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों से गुफ्तगू खुल के बाद की, अपना बयान भी दिया और सवालों के जवाबात भी, और हर हसास और गैर हसास मौजू पर उन्होंने
खुल के अपनी बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट इस इंगेजमेंट की हम बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हालिया कुछ हफ्तों से आला तरीन हुकूमती ओहदेदार स्टूडेंट्स के साथ, तालिब इल्मों के साथ, नौजवानों के साथ बहुत एक्टिव इंगेजमेंट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुछ गुज़िश्ता दिनों यूनिवर्सिटीज़ में यूथ कन्वेंशंस किए और बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स के साथ इंगेजमेंट्स उनकी हुई, सवालों के जवाब उन्होंने दिए, अपना खिताब किया और इस लिहाज से बहुत ही अच्छा उनका ये इंगेजमेंट्स जो हैं वो रहे और इसको टेलीविज़न पे भी दिखाया गया। इंटरैक्टिव सेशंस थे। 2 दिन पहले गैर मामूली इंगेजमेंट में डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने लाहौर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से गुफ्तगू की और अब अहम खबर कल आई जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन 2000 तालिब इल्मों से 3 घंटे तवील इंटरैक्टिव सेशन किया, जो हर लिहाज से गैर मामूली सेशन था। इस दौरान उन्होंने 1 घंटा तवील खिताब भी किया और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, जिसके बाद 1 घंटे से ज़ायद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा, जिसमें आर्मी चीफ ने हर मौजू पर किए गए सवालों के जवाब दिए। आर्मी चीफ ने मुंतखब हुकूमत के 5 साल सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान पर ईरान के हमले, अफगानिस्तान और मुताद्दिद दाखिली और खारजी मामलात से जुड़े सवालों के जवाब दिए। जनरल आसिम मुनीर ने बहुत कैंडिड अंदाज में मुल्की सियासत से मुताल्लिक सवालात पर भी खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। अखबारात में छपने वाली खबरों के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। कोई ऐसा निज़ाम भी होना चाहिए कि अगर अवामी नुमाइंदे अपने फ़राइज़ दुरुस्त तौर पर अंजाम ना दे रहे हों तो अवाम दौरान इख्तिदार ही उनका मुहासबा कर सके। उन्होंने तालिब इल्मों को बताया कि शैतानी सोशल मीडिया पर 95% मालूमात झूठ और गैर तस्दीक शुदा होती है। तहकीक किए बगैर इस पर यकीन कर लेना दुरुस्त नहीं है। इस सेशन में चंद सहाफ़ी भी मौजूद थे और इस सेशन की, इस बहुत अहम सेशन की हम मज़ीद मालूमात लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस सेशन में मौजूद है मुमताज़ एंकर पर्सन हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है जनाब समर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि मजमूई तौर पे ये एक बड़ा गैर मामूली सेशन था और इसका कंक्लूजन अगर आप निकालें तो क्या था और इसका मकसद क्या था? बेसिकली यही ख्याल कि जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका एक झुकाव ज़्यादा है, एक ये परसेप्शन है, उसी को एड्रेस किया गया। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही गैर मामूली एक इंटरेक्शन था और मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अहसन कदम था आर्मी चीफ का कि उन्होंने ज़रूरी समझा कि ख़ुद आजकल के नौजवानों के साथ जो यूथ है पाकिस्तान की उसके साथ इंटरेक्ट किया जाए और उनके जहनों में जो बहुत से सवालात हैं, जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाज इस वक्त चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन प्रोपेगेंडाज के ख़िलाफ़ जो रियासती रिस्पॉन्स था शायद उससे रियासत नौजवानों के सवालात जो हैं उनको एड्रेस सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो ज़रूरत समझी आर्मी चीफ ने कि वो खुद नौजवानों के साथ इंटरेक्ट करें और बराह रास्त उनके सवालों के जवाब दें। तो बड़ी खुल के बातचीत हुई, तकरीबन घंटा सवा घंटा आर्मी चीफ ने खुद पहले गुफ्तगू की, तकरीबन तमाम ही मौज़ूआत का उसमें रियासत पाकिस्तान के क़याम से लेकर पाकिस्तान के पास जो मौजूद ज़खायर हैं और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, खारजा अमूर, दाखिली अमूर, तकरीबन पॉलिटिकल मामला, तकरीबन हर मामले का उन्होंने अहाता किया अपनी स्पीच के अंदर, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद मकामात पर जो है कुरान मजीद से मुख्तलिफ आयात की तलावत करके तर्जुमे के साथ अपना मफहूम जो है वो बयान किया एक प्रॉपर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। और दूसरा उन्होंने कई मुकामात पर अल्लामा इकबाल की शायरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया नौजवानों को अपना मौक़िफ़, अपना नुक्ता नज़र जो है वो समझाने के लिए। और मकसद इसका एक मेन इसका मकसद यही था कि जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर नौजवान जो हैं एक राय, मखसूस राय कायम कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के अहम इदारों के हवाले से, उसमें नौजवानों की जहन साजी जो है जो इस वक्त हो चुकी है सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको एक्चुअल सूरत हाल उनके सामने रखना और जो भी सवालात नौजवानों के जहन में हैं उनका बराह रास्त जवाब जो रिपोर्टिंग हुई है अब्बास साहब, ये जो रिपोर्टिंग हुई है आज न्यूज़पेपर्स वगैरह में और सोशल मीडिया पे, उसमें लग ये रहा है कि हर मौजू पे उन्होंने सवालात को दावत दी और उनके बिल्कुल कैंडिड जवाब दिए। अच्छा, ये जो सवालात हुए इसके लिए जिन हमारे नौजवानों ने सवाल किए, कोई भी खड़े होकर सवाल कर सकता था या उसके लिए क्या निज़ाम तरतीब दिया गया था?
जी हाँ, इस पे बेसिकली कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद जो है, जिना कन्वेंशन सेंटर, उसमें एक तो 12 के करीब जो है वो गैलरीज बनी हुई हैं ऊपर वाले टियर में, और नीचे ग्राउंड में भी काफ़ी सारी उसमें गैलरीज बनी हुई हैं। तो रैंडमली जो है जो प्रोग्राम के होस्ट थे वो गैलरीज में से कहते थे भाई ए गैलरी, बी गैलरी, सी गैलरी, कहीं से भी वो एक गैलरी का नाम लेते थे, फलां से नौजवान अपना हाथ खड़ा करें। तो रैंडमली नौजवान वहाँ पे जो बैठे होते थे 200 के करीब, 250 के करीब उस गैलरी के अंदर, उनमें से जब हाथ उठाते थे तो रैंडमली किसी एक को भी पिक कर लिया जाता था कि भाई आप चलें सवाल कर लें। तो इसमें कोई बिल्कुल भी 1% भी शायबा ऐसा नहीं था कि कोई फिक्स्ड क्वेश्चन जो है या फिर फिक्स वहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले जाहिर है, अदरवाइज अगर ये कोई तो वो एक बिल्कुल जो है ओपन हाउस था, बिल्कुल जाहिर है कि इसका पर्पस बिल्कुल रैंडम सवालात पूछे गए, बिल्कुल जाहिर है कि ये तो इसका पर्पस ही डाइल्यूट हो जाता कि अगर ये इसमें कोई ऑर्केस्ट्रेशन होती या एक प्री अरेंज टाइप का सिलसिला होता, मतलब फ़ायदा क्या था। दूसरी बात यह कि फिर बड़े इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू की आर्मी चीफ ने, ख़ास तौर पे जो एक मैंडेट होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, उसके हवाले से एक जगह तो उन्होंने जो रिपोर्टिंग हुई उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की, जो कि आइनी जमहूरी एक अमल होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी हुकूमत को किसी जमहूरियत में हटा सकते हैं, जैसे PTI की हुकूमत हटाई गई। लेकिन ये भी रिपोर्टिंग हुई कि उन्होंने कहा कि कोई और निज़ाम भी होना चाहिए, पैरेलल निज़ाम भी होना चाहिए कि अवाम भी एक्सरसाइज कर सके कि अगर उनके हल्के का उम्मीदवार या हुकूमत वक्त जो है वो तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही, या वो कौमी सलामती के हवाले से रिस्क बन रही है, या वो मईशत के हवाले से बन रही है, क्या माफी ज़मीर था उनका? जी बिल्कुल, जब उनसे सवाल हुआ बेसिकली जो लग रहा था बज़ाहिर के आर्मी चीफ जो है वो फुली प्रिपेयर्ड होकर आए थे कि सवालात जो हैं, चूँकि नौजवान बैठे हैं और कई नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानिए से, तो फुली प्रिपेयर्ड थे कि सवालात जिस तरह के भी होंगे उनका जवाब देना है, नौजवानों को मुतमईन करना है। तो जब एक सवाल एक तालिबा ने किया कि पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, तो सिर्फ Q&A नहीं था बल्कि आर्मी चीफ भी नौजवानों से क्वेश्चन करते थे आगे से, भाई आप बताएं क्या कि इस मामले का क्या हाल है या फिर ये मसला क्या है। तो जब एक बच्ची ने सवाल पूछा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर आर्मी चीफ ने पहले जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा इंस्टेबिलिटी वाला मसला पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तमाम जो रियासती इदारे हैं वो फंक्शन कर रहे हैं एज यूजुअल, तो इंस्टेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा उन्होंने फिर बच्ची से पूछा भाई आपकी मुराद क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, तो बच्ची ने कहा जी मेरी मुराद यह है कि 5 साल किसी भी गवर्नमेंट को टेन्योर पूरा क्यों नहीं करने दिया जाता। तो उस पर आर्मी चीफ ने फिर जवाब में कहा जी कि 5 साल का टेन्योर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो पूरा करने दिया जाए, चाहे कोई गवर्नमेंट जो है वो मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे वो पार्टी जो है वो पाकिस्तान को बेच दे। उन्होंने कहा जी टेन्योर नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो जमहूरियत है वो 8 फरवरी को शुरू होगी, यानी उन्होंने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन है, इंशाल्लाह हर सूरत में इलेक्शन होगा, और 8 फरवरी को जमहूरियत शुरू होगी और 8 फरवरी को ही ख़त्म हो जाएगी कि 8 फरवरी को लोग अपने वोट डालेंगे, उसके बाद नुमाइंदे जो मुंतखब होंगे वो 5 साल के लिए अपने हल्के के अवाम की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। तो कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि मिड टर्म में जाके अगर वो नुमाइंदा उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, हल्के के अवाम की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो वो उसे डी सीट करने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए अवाम के हाथ में, वोटर्स के हाथ में। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी तरमीम कोई नहीं लेकर आएगा, हालांकि ये बहुत जरूरी है सिस्टम के अंदर। अच्छा, ये फरमाइएगा कि उन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, खास तौर पे ईरान का जो हालिया हमला पाकिस्तान पे हुआ, और दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, बड़े सख्त अल्फाज और उनके जज्बात जो है वो मंसूब हुए हैं आर्मी चीफ के इन दोनों मामलात पे। ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा जज्बाती मामला है ये। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही सख्त एक जुमला कहा जब अफगानिस्तान के और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में सवाल हुआ उनसे कि भाई हम आइसोलेटेड क्यों अपने रीजन के अंदर के, हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा जी कि किस मुल्क के अपने नेबर्स के साथ बहुत ही आइडियल ताल्लुकात। उन्होंने कहा भारत का भी यही मसला है, उसके अपने नेबर्स के साथ आइडियल ताल्लुकात नहीं है, ईरान का भी यही मसला है, अफगानिस्तान का भी यही मसला है। तो उन्होंने पहले ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात की, भाई ईरान ने हमें बैकस्टैब किया एक बरादर इस्लामी मुल्क होते हुए, लेकिन हमने भरपूर उसका जवाब दिया, सारी दुनिया ने देखा। और फिर उन्होंने कहा कि दो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क था, लेकिन जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारी जो दाखिली सलामती है उस पर किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान नहीं करेगा।
और अफगानिस्तान की जहां बात हुई तो उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के लिए हमने इतना कुछ किया है अपने महदूद वसाइल के बावजूद, उनके लाखों हमने पनागुज़ीनों को यहाँ पे रखा, उनके मुहाजिरीन यहाँ पे रह रहे इतने अरसे से, हमने उन्हें किया अकोमोडेट। लेकिन तो कहते हैं ये वही अफगानिस्तान है कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से इनकार किया था, वाहिद इस्लामी मुल्क था। फिर दूसरा उन्होंने कहा 2 मरतबा यही अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमले कर चुका है। एक मरतबा कायद आज़म ने एयरफोर्स के इस्तेमाल का भी कहा था कि अब ये अटैक करते तो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है। उन्होंने कहा एक सिंगल पाकिस्तानी की सिक्योरिटी के हाथ है डैम्ड विद अफगानिस्तान। तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी हद तक भी जा सकता हूँ, मुझे किसी मुल्क की परवाह नहीं है, मुझे अपने पाकिस्तानी की एक पाकिस्तानी की सिक्योरिटी बहुत अजीज है, चाहे उसके लिए। अच्छा ये बताएं सवर अब्बास साहब कि इस मौके पे मैंने ये देखा कि क्या कोई सवाल या आर्मी चीफ की तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, क्योंकि पिछले 6 महीनों के दौरान जो SIFC की कारकर्दगी है, निगरान हुकूमत की कारकर्दगी है, मईशत में बहाली के हवाले से और बहुत उम्दा इक़दामात हुए हैं, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अब ये हुकूमत जारी है, SIFC का फ्यूचर, मईशत का फ्यूचर, इन तमाम मामलात पे कहीं किसी ने सवाल जवाब नहीं हुआ। मेरे ख्याल में मुझे नज़र नहीं आई सी कोई बात। उन्होंने इनडायरेक्ट एक कमेंट किया था जब वो पाकिस्तान के वसाइल की, कुदरती वसाइल की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के ज़री जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का उसकी जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अल्लाह ने जो माइंस एंड मिनरल्स पाकिस्तान को मिनरल्स दिए हैं और मादनियात जो दी हैं, तकरीबन उन्होंने कहा ये कोई 10 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ की पाकिस्तान में जो है ये कुदरती जो है ये ज़खायर मौजूद हैं, जबकि कर्जा हमारा 128 बिलियन डॉलर है। उन्होंने कहा ज़राअत में हम चावल के एक्सपोर्टर्स है, टॉप 10 में हमारा शुमार है, फिर गंदम हमारी जो प्रोडक्शन है वो टॉप में दुनिया में है, फिर कई जो उन्होंने कहा आम हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन आम है। और उन्होंने कहा अभी जो ग्रीन पाकिस्तान है, ये ग्रीन पाकिस्तान ये बेसिकली पाक फौज का एक इनिशिएटिव है, तो उन्होंने कहा ग्रीन पाकिस्तान के अभी डिविडेंड्स हैं वो सामने नहीं आए, जब वो भी आना शुरू हो जाएंगे तो ये भी पाकिस्तान के जो मौजूदा वसाइल हैं उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा करेंगे। ये बात तो ये मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा कि जो हालिया दिनों में इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का आर्टिकल छपा था, उस पर आर्मी चीफ ने कोई बात की है, और इस हवाले से क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्टिंग आती रही है, क्या हुई इस मौजू पे क्या बात हुई थी? जी उन्होंने एक जगह पे आर्मी चीफ ने बात की। बेसिकली वो जब प्रोपेगेंडा की बात हो रही थी सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने बहुत सख्त राय का इजहार किया। बार बार उन्होंने कहा, कोई 18-20 मौके पे आर्मी चीफ ने कहा कि ये शैतानी मीडिया है, इस पे सारा झूठ फैलाया जाता है, दुनिया में बड़ा चेक है इसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको खुली छूट मिली हुई है कि इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योस और अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते करते फिर बात हुई। उन्होंने कहा जी कि ये जो बड़े गैर मुल्की जरीदे हैं, उन्होंने कहा आप इकोनॉमिस्ट को ले लें, आप गार्डियन को ले लें, वहाँ भी आप $500,000 आप पे करें और अपनी मर्जी का आर्टिकल वहाँ पे छपवा लें। उन्होंने कहा वहाँ भी होता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वो जो बात उन्होंने की थी, ये जो रिसेंटली खान साहब का आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट में, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कतन नहीं थी, ये एक और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी प्रोपेगेंडा के दीगर चीज़ों के हवाले से। तो ये उस हवाले से उन्होंने बात की थी। ये डायरेक्ट जो है वो इसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का रिसेंटली आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट में, उसका बिल्कुल भी उस कॉन्टेक्स्ट में बात की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब समर अब्बास, एंकर पर्सन हमारे साथ इस्लामाबाद से थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।